जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हम सभी के परिवार सुनील लोनी यूट्यूब चैनल पर। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि जो 2026 में आने वाली हिंदी की माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा वर्ग 2 और वर्ग 1 की जो पात्रता और चयन परीक्षा भी आने की संभावना है, जिसके एवज में आज हम चर्चा करेंगे माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा विषय हिंदी के इकाई क्रमांक 2, जिसमें हम आज जानेंगे हिंदी भाषा के विभिन्न रूपों के बारे में, जिसमें हम बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, संचार का माध्यम में हिंदी का क्या विशेष योगदान है। आज हम इतने टॉपिक को कवर करने वाले हैं। एक बार और जान लेते हैं कौन कौन से टॉपिक को कवर करेंगे, जिसमें हम हिंदी के विभिन्न रूपों के बारे में जानेंगे, जिसमें हम बोली, मानक भाषा, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा और संचार के माध्यम में हिंदी भाषा का किस प्रकार उपयोग किया जाता है, इस विषय के बारे में हम जानेंगे। तो वीडियो बहुत ही शानदार, जानदार, मज़ेदार और ज्ञानवान होने वाली है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिए, क्योंकि अगर आप बीच में स्किप करेंगे या छोड़ेंगे तो आपका ज्ञान अधूरा रह जाएगा। और दोस्तों, आधा अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस शानदार सेशन को। तो प्यारे साथियों, हम बात करेंगे भाषा के विभिन्न रूपों के बारे में, जिसमें हम मातृभाषा, राजभाषा, मानक हिंदी भाषा, संपर्क भाषा और राष्ट्रभाषा के विषय में चर्चा करेंगे आज के इस टॉपिक में। बात करें प्यारे साथियों यहाँ पे कि भाषा के विभिन्न रूप, तो भाषा के विविध रूप क्या क्या हो सकते हैं। देखिए, संपर्क भाषा अथवा व्यवहारिक भाषा, यानी संपर्क भाषा और व्यवहारिक भाषा क्या होती है उसके बारे में हम देखेंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि हम सभी को पता है कि वह भाषा जो जन जन के बीच संपर्क का माध्यम बनती है, तो ऐसी भाषा को हम संपर्क भाषा या व्यवहारिक भाषा कहते हैं। कैसी भाषा को? जो भाषा जन जन यानी लोगों के बीच जो संपर्क का माध्यम बनाती है, वह हमारी संपर्क भाषा कहलाती है। आप बोलेंगे कैसे बनाती है? जैसे प्यारे साथियों, मान लीजिए आप यहाँ से कहाँ गए? गुजरात जैसे ही आप वहाँ गए, वहाँ पे चूँकि वहाँ की क्षेत्रीय भाषा क्या है, बोली क्या है, वहाँ की उपभाषा क्या है? गुजराती। तो आप तो हिंदी क्षेत्र वाले व्यक्ति हैं, तो जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो गुजराती में बात नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपकी जो भाषा है वह हिंदी, लेकिन वहाँ के जो लोग हैं वह हिंदी के साथ गुजराती के साथ हिंदी भी जानते हैं, जिसके कारण वो आपसे हिंदी में भी बात करेंगे। तो ऐसी भाषा जो जन जन के बीच में संपर्क का माध्यम बनाती है, लोगों के बीच एक संपर्क का माध्यम बनाती है, ऐसी भाषा को हम संपर्क भाषा या व्यवहारिक भाषा कहते हैं। यह देश के कोने कोने में समझी और बोली जाती है। तो जो यह संपर्क भाषा होती है, यह देश के विभिन्न कोनों में बोली जाती है। आप चाहे कश्मीर से कन्याकुमारी तक चले जाएं, आपको ये भाषा ज़रूर मिलेगी। भारतीय अलग अलग भाषा के होते हुए भी हिंदी के माध्यम से आपसी संपर्क बनाए रखते हैं, अतः भारत में संपर्क भाषा की भूमिका भी निभाती है। देखिए, जो हिंदी भाषा क्या होती है कि हमारे जो भारत देश में जो व्यक्ति हैं, कई प्रकार के हैं। हमारे भारत देश में जो भाषा बोली जाती है, लगभग 121 भाषाएं बोली जाती हैं, जो कि हमारे पूरे भारत देश में बोली जाती हैं। ठीक है, लेकिन जो हमारी हिंदी है वह एक संपर्क भाषा का माध्यम निभाती है, यानी जो भूमिका भी निभाती है, जिसके माध्यम से हम चाहे तेलंगाना चले जाएं, चाहे आंध्र प्रदेश, चाहे महाराष्ट्र, चाहे गुजरात, वहाँ हिंदी भाषा बोली जा सकती है। और वो आप सब में क्या है, एक संपर्क भाषा का भी निभाती है। ठीक है, मतलब एक सहायता निभाती है। बात करें आगे कि मानक भाषा, आखिर हम देखेंगे कि मानक भाषा क्या होती है। देखिए, भारत विविधता से भरा देश है, जहां लगभग 300 सक्रिय भाषाएं, उपभाषाएं और बोली जाती हैं। यानी जो हमारा भारत देश है वह एक विविधता का देश है। हमारे भारत देश में लगभग 300 सक्रिय भाषाएं हैं, जिसमें हम उपभाषाएं भी शामिल है और बोलियां भी शामिल हैं। ठीक है, इन भाषाओं और बोलियों का प्रभाव एक दूसरे पर भी पड़ता है, जिस वजह से लिपि और वर्तनी में अनेक रूप प्रचलित हुए हैं। ठीक है, यानी जो ये भाषाएं हैं, बोलियां हैं, इनका प्रभाव एक दूसरे पर भी
दूसरे पर भी पड़ता है। आप बोलेंगे कैसे पड़ता होगा? जैसे हम जानते हैं कि जो का है यह हिंदी में इसका सही रूप है, लेकिन आप देखेंगे साथियों कि जो गुजराती होते हैं तो गुजरातियों का कैसे होता है? ऐसे होता है, ठीक है। जो गुजरातियों का होता है यह कैसे होता है? ऐसे होता है। तो इस प्रकार देखिए, का अर्थ तो सेम है, का हिंदी में भी है और इंग्लिश में, ये गुजराती में भी है। तो का ये इसकी मानक भाषा है। क्यों? क्योंकि इसका भी मतलब का है और इसका भी मतलब का है। तो यह गुजराती में का है और यह हिंदी में का है। तो इस प्रकार की जो मानक भाषा होती इनका प्रभाव पड़ता है, ठीक है। इसको जैसे आप का गुजराती में लिखेंगे तो वो गुजराती की लिपि में ही लिखी जाएगी और हिंदी में का हिंदी में, ठीक है। आई होप आपको पता चल गया होगा। अनेक प्रचलित रूपों के स्थान पर एक ही रूप का निर्धारण कर देना भाषा या वर्तनी का मानक रूप कहलाता है, ठीक है। जैसे अनेक प्रचलित रूप है, आप जानते हैं कि भाषा के कई प्रचलित रूप है, उनके स्थान पर जब उसका एक ही रूप का निर्धारण कर दिया जाता है तो उस भाषा या वर्तनी को हम मानक रूप मानते हैं, ठीक है। वह क्या कहलाता है? हमारा मानक रूप कहलाता है। जैसे अभी हमने आपको उदाहरण दिया कि जो का है, का चाहे हिंदी में का हो या फिर गुजराती में का हो या फिर मराठी में का हो, यानी जिस भाषा में भी का होगा उसका उच्चारण जो होगा वह हमेशा का ही होगा, उसका उच्चारण कुछ दूसरा नहीं होगा। केंद्रीय हिंदी निदेशालय ने हिंदी मानकीकरण की ओर तेजी से कदम बढ़ाते हुए अनेक संस्तुतियाँ दी हैं, जैसे चिन्ह दीजिए विद्यालय, है ना। तो जो हमारी केंद्रीय हिंदी निदेशालय है उसने जो हिंदी का मानकीकरण की ओर मतलब थोड़ा कदम बढ़ाया, मतलब उस पर विशेष ध्यान दिया है। आप देखे होंगे कुछ शब्दों में जैसे ये चिन्ह है तो ये चिन्ह मतलब ये और ये, इन दोनों का अर्थ क्या होगा? सेम होगा। ये दीजिए तो इन दोनों का अर्थ क्या होगा? सेम होगा। विद्यालय तो इन तीनों का अर्थ क्या होगा? सेम होगा, भले ही ये इनकी लिपि अलग अलग है, ठीक है। आई होप साथियों आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं। अब देखेंगे हम मातृभाषा। देखिए मातृभाषा क्या होती है? मातृ अथवा माँ भाषा अर्थ बोली गई, यानी ऐसी भाषा जो हम अपनी माँ से या अपनी जननी से सीखते हैं, ऐसी हमारी मातृभाषाएं कहलाती हैं, ठीक है। पूर्ण अर्थ में माँ तथा परिवार से सीखी गई भाषा को मातृभाषा कहते हैं, यानी ऐसी भाषा जो हम अपने परिवार से सीखते हैं, अपनी माँ से सीखते हैं या फिर हम अपने परिवार में आपसी संपर्क में उपयोग करते हैं, ऐसी भाषा को हम मातृभाषा कहते हैं। जैसे बांग्ला भाषी परिवार में जन्मे बालक की जो मातृभाषा वह बांग्ला होगी। तमिल भाषी परिवार में जन्मे जो बच्चा है उसकी मातृभाषा क्या होगी? तमिल होगी। ऐसी भाषाएं हमारी मातृभाषाएं कहलाती हैं, ठीक है। आपकी कौन सी मातृभाषा है? आप हमें कमेंट करके बताइए कि आपकी भाषा कौन सी है। बात करें राजभाषा, तो राजभाषा क्या होती है? राजभाषा अर्थात शासन की भाषा, यानी ऐसी भाषा जिस शासन का कामकाज किया जाता है, ऐसी भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। सरकारी कामकाज में इस्तेमाल होने वाली भाषा को हम राजभाषा कहते हैं। कौन सी? सरकारी कामकाज में। जैसे महाराष्ट्र राज्य में जो सरकारी कामकाज की भाषा कौन सी है? मराठी भाषा। गुजरात में गुजराती भाषा, ठीक है। तमिलनाडु में तमिल भाषा। आंध्र प्रदेश में जो आपकी जो आंध्र में जो भाषा बोली जाती है वहाँ की वो भाषा राजभाषा कहलाएगी। फिर 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकृति दी गई थी, लेकिन संविधान के द्वारा सन 14 सितंबर 1949 को जो है तो हिंदी को भारत की राजभाषा अर्थात सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकृति दी गई। इसलिए 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। यानी 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में यानी सरकारी कामकाज की भाषा के रूप में उसे मान्यता दी गई, लेकिन सन 1949 के पहले प्रत्येक राज्य की अपनी एक अलग भाषा होती थी। बात करें हम राष्ट्रभाषा, हमारी राष्ट्रभाषा क्या होती है? राष्ट्रभाषा वह भाषा है जिसका प्रयोग राष्ट्र के अधिकांश लोग करते हैं, यानी राष्ट्रभाषा का उपयोग कौन करते हैं?
राष्ट्र के अधिकांश लोग करते हैं। ठीक है, अर्थात मतलब एक ऐसी भाषा जो पूरे देश में माननीय हो। तो ऐसी भाषा जो पूरे देश में माननीय हो, यानी वह भारत के दक्षिण से लेकर उत्तर तक, पश्चिम से लेकर पूर्व तक वह भाषा मान्य हो, यानी वह भारत के प्रत्येक नागरिक के द्वारा मान्य की जाती हो, ऐसी भाषा को हम राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो हिंदी का प्रचलन उत्तर से दक्षिण तक भारत तक है। ठीक है, निसंदेह यह कहा जा सकता है कि हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा है। ठीक है, चलिए बात करें बोली या क्षेत्रीय भाषा। तो प्यारे साथियों देखेंगे कि बोली या क्षेत्रीय भाषा क्या होती है। तो यहाँ पे देखें बोली, तो बोली क्या होती है कि एक छोटे क्षेत्र में बोले जाने वाली भाषा को बोली कहते हैं। तो जो बोली होती है वह भाषा का ही एक रूप होता है, एक उसकी इकाई होती है। लेकिन जो भाषा होती है वह एक बड़े पैमाने पर बोली जाती है, जबकि जो बोली होती है एक क्षेत्रीय बोली होती है, मतलब एक क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। बोली में साहित्यिक रचना नहीं की जा सकती। केवल ब्रज भाषा को ही छोड़कर जो ब्रज भाषा है उसे वैसे वह एक ब्रज बोली है, लेकिन उसे इतना मतलब उसका साहित्यिक उपयोग किया गया है कि इसलिए उसे ब्रज भाषा के रूप में भी जाना जाता है। तो प्यारे साथियों जो वास्तविकता है, वास्तविकता ये है कि बोली में साहित्यों की रचना नहीं की जा सकती है। ठीक है, बात करें जिन स्थानीय बोलियों का प्रयोग साधारण अपने समूह या घरों में करते हैं उसे बोली कहते हैं। तो बोली किसे कहते हैं कि जो भी स्थानीय भाषाएं होती हैं जिनका उपयोग हम अपने समूह, ठीक है, अपने आस पड़ोस, घर पड़ोस या घरों में करते हैं उसे हम बोली कहते हैं, यानी डायलेक्ट कहते हैं। किसी भी देश की में बोलियों की संख्या अधिक अनेक होती है, यानी कोई भी देश हो, चाहे भारत हो, पाकिस्तान हो, अफ्रीका हो, है ना, वहाँ जो बोलियाँ होती हैं उनकी अनेक बोलियाँ मतलब संख्या कई होती है। ये घास पात की तरह अपने अपने जन्म लेती हैं। ये जिस तरह पेड़ों में पत्ते होते हैं उसी तरह ये बोलियां भी अपने अपने क्षेत्रों में जन्म लेती हैं और किसी क्षेत्र विशेष में बोली जाती है। हिंदी की जो प्रमुख बोलियां हैं हमारी मगही, मैथिली, भोजपुरी, ये हमारी बिहारी जो उपभाषा है वहाँ की हैं। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये हमारे कहाँ की हैं, हमारे पूर्वी जो हमारा पूर्वी हिंदी है। ब्रज, खड़ी बोली, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, ठीक है, मेवाड़ी, मेवाती, मारवाड़ी, हथौड़ी, तो ये हमारी कहाँ की भाषा है, ये हमारी राजस्थानी जो भाषा की बोलियां हैं। ठीक है, आई होप साथियों आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, आगे हम देखेंगे उपभाषा। तो हमारी उपभाषा क्या होती है, तो अगर किसी बोली को में साहित्य रचना होने लगती है और क्षेत्र का विकास हो जाता है तो वह बोली न रहकर एक उपभाषा बन जाती है। तो प्यारे साथियों किसी भी बोली को उपभाषा बनने के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। पहली योग्यता होनी चाहिए कि ये कि उस बोली में साहित्यिक भी रचना की जाए। ठीक है, दूसरी क्या है, यानी उस भाषा का जो है क्षेत्र में, ठीक है, उस भाषा का क्या होगा, जब क्षेत्र में विकास हो जाता है तो उस भाषा को हम बोली ना कह के बल्कि उपभाषा कहते हैं। ठीक है, फिर एक भाषा के अंतर्गत कई उपभाषाएं होती हैं। जैसे एक भाषा के अंतर्गत कई सारी उपभाषाएं होती हैं और उस उपभाषा के अंतर्गत कई सारी बोलियां होती हैं तथा एक उपभाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। जैसे बात करें उदाहरण के तौर पर तो हिंदी की उपभाषाएं कौन सी हैं। देखिए उपभाषा कौन सी हो गई, राजस्थानी। अब राजस्थानी उपभाषा के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है, तो आपकी जैसे मारवाड़ी ये हमारे पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, जयपुरी या ढूंढाड़ी या पूर्वी, और जो जयपुरी या ढूंढाड़ी वो हमारे पूर्वी राजस्थान में। उसके बाद बात करें मेवाती, जो मेवाती बोली है वह हमारे उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। और जो मालवी है, मालवी हमारे दक्षिणी राजस्थान में और जो उत्तरी मध्य प्रदेश है वहाँ के कुछ भागों में बोली जाती है ये भाषाएं। ठीक है, जो इस भाषा का मुख्य क्षेत्र कौन सा है, तो जो हमारा राजस्थान राज्य है वहाँ पे जो है तो इस प्रकार की जो राजस्थानी उपभाषा उसका प्रमुख क्षेत्र है। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आगे देखते हैं, फिर हमारी पश्चिमी हिंदी, जो हमारी उपभाषा है पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियाँ आती हैं, तो आपकी अगर आकार की बहुलता की बात करें तो जो कोरवी या खड़ी बोली होती है वह हमारे पश्चिमी हिंदी की सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली है। इसके बाद बांगरू, हरियाणवी, ओंकार बहुलत प्रदेश में जो हमारी ब्रज भाषा है, ब्रज भाषा भी अधिक बोली जाती है।
जो इसमें कन्नौजी और बुंदेली आती है। ठीक है, इसके प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो जो हमारा हरियाणा और उत्तर प्रदेश का क्षेत्र है वहाँ पे ये प्रमुख क्षेत्र इसके हैं, किसके, पश्चिमी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत जो बोलियाँ बोली जाती हैं। बात करें पूर्वी हिंदी, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत हमारी अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। इसके प्रमुख क्षेत्रों की बात करें तो जो हमारा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश ये प्रमुख क्षेत्र हैं इन बोलियों की। उसके बाद बात करें बिहारी, बिहारी उपभाषा, इस उपभाषा के अंतर्गत भोजपुरी और मगही बोली बोली जाती है। इसके मुख्य क्षेत्रों की बात करें तो मुख्य क्षेत्र है बिहार और उत्तर प्रदेश। पहाड़ी उपभाषा, पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत जो प्रमुख बोलियां हैं पहाड़ी, कुमाऊनी और गढ़वाली। ठीक है, इसके प्रमुख मुख्य क्षेत्रों की बात करें तो जो हमारा उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, ये बोली बोलियां जाती हैं। इसके बाद बात करें मानक भाषा, तो मानक भाषा क्या होती है, भाषा के स्थिर तथा सुनिश्चित रूप को भाषा या मानक या परिनिश्चित भाषा कहते हैं। क्या कहते हैं, परिनिश्चित भाषा कहते हैं। कैसे, भाषा के स्थिर या सुनिश्चित रूप, जब भाषा का स्थिर और एक सुनिश्चित रूप हो जाता है उस भाषा को मानक भाषा या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। मानक भाषा शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पत्राचार, व्यवहार की भाषा होती है। जो हमारी मानक भाषा होती है वह किसकी भाषा होती है, तो शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पत्राचार और व्यवहार की भाषा होती है। इसके व्याकरण तथा उच्चारण की प्रक्रिया लगभग निश्चित होती है। तो जो मानक भाषा होती है उसके व्याकरण और जो उच्चारण की जो प्रक्रिया होती है वह एक निश्चित होती है। मानक भाषा को टकसाली भाषा भी कहते हैं। इसी भाषा में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन किया जाता है। तो इस भाषा को कौन सी भाषा कहते हैं, टकसाली भाषा भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। किसी भी भाषा के मानक रूप का अर्थ होता है उस भाषा का वह रूप जो उच्चारण, रूप रचना, वाक्य रचना, शब्द और शब्द रचना, अर्थ, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, प्रयोग तथा लेखन आदि की दृष्टि से उस भाषा के सभी नहीं तो अधिकांश सुशिक्षित लोगों द्वारा शुद्ध माना जाता है। तो ऐसी भाषा जिसके अंतर्गत वाक्यों की रचना, शब्द रचना, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, प्रयोग तथा लेखन आदि की नज़रिए से उस भाषा की जो सभी नहीं तो कुछ अधिकांश भाग जो सुशिक्षित लोगों के द्वारा शुद्ध माना जाता है, ऐसी भाषा को हम मानक भाषा कहते हैं। ठीक है, फिर मानक भाषा व्याकरण में नियंत्रित होती है। तो जो मानक भाषा होती है वह किसके माध्यम से नियंत्रित होती है, व्याकरण के माध्यम से। इसका प्रयोग शिक्षा, शासन, साहित्य में होता है। यानी मानक भाषा का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका प्रयोग हम शिक्षा में करते हैं, शासन प्रशासन में करते हैं, साहित्य में करते हैं। बोली को जब एक व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तो वह एक परिनिष्ठित भाषा बन जाती है। जैसे कोई बोली है, जब बोली का एक शुद्ध व्याकरण बनाया जाता है या व्याकरण के द्वारा उसे निर्धारित किया जाता है तो ऐसी जो बोली होती है उसे हम मानक या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। ठीक है, मानक भाषा विद्वानों व शिक्षाविदों द्वारा भाषा में एक रूपता लाने के लिए भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह हमारी मानक भाषा कहलाती है। मानक भाषा क्या होती है कि जब किसी भी बोली या भाषा को विद्वानों व शिक्षाविदों के द्वारा, जो बड़े बड़े शिक्षाविद होते हैं उनके द्वारा उस भाषा या बोली को क्या एक रूपता लाने के लिए, ठीक है, भाषा के जिस रूप को मान्यता दी जाती है वह हमारी मानक भाषा कहलाती है। भाषा में एक ही वर्ण या शब्द में एक से अधिक रूप प्रचलित होते हैं। यानी जो मानक भाषा होती है उसमें एक वर्ण या शब्द के कई रूप प्रचलित होते हैं। ऐसे में उनके किसी एक रूप को विद्वानों द्वारा मान्यता दे दी जाती है। ऐसे में क्या होता है कि उस भाषा के चूँकि कई रूप होते हैं, उन रूपों में से किसी एक भाषा या को क्या कर दिया जाता है, मान्यता प्रदान कर दी जाती है। तो ऐसी भाषा को हम क्या करेंगे, मानक भाषा कहेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो आप जानते हैं कि जो ठंड है हम इसको इस रूप में भी लिख सकते हैं और इसको हम इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो ये हमारी क्या है, दोनों मानक भाषाएं हैं। इनमें हम किसी एक को क्या कर देंगे,
एक मान्यता प्रदान कर देंगे। ठीक है, जैसे अंत को हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं और इसको हम इस प्रकार भी लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। बात करते हैं मातृभाषा। तो मातृभाषा हमारी क्या होती है? मातृभाषा यानी माँ, इसलिए इसे मातृभाषा कहते हैं, पितृभाषा नहीं। देखिए मातृभाषा क्या होती है कि मातृभाषा यानी जिस भाषा में माँ सपने देखती है या विचार करती है वही उस भाषा बच्चे की मातृभाषा होती है, इसलिए इसे मातृभाषा कहते हैं, पितृभाषा नहीं कहते। मातृभाषा किसी भी व्यक्ति की सामाजिक अथवा भाषाई पहचान जन्म होती है। जन्म लेने के बाद मानव जो प्रथम भाषा सीखता है वो जो उसकी मातृभाषा कहलाती है। मातृभाषा सीखने, समझने एवं ज्ञान की प्राप्ति में को क्या करती है? सरल बनाती है। कौन सी भाषा? हमारी मातृभाषा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा क्या होती है? देश के विभिन्न भाषा भाषियों में पारस्परिक, ठीक है, विचार विनिमय की भाषा को राष्ट्रभाषा कहते हैं। राष्ट्रभाषा को देश के अधिकतर नागरिक समझते, पढ़ते या लिखते हैं। ठीक है, जब कोई भाषा किसी राष्ट्र के अधिकांश प्रदेशों में बहुतायत द्वारा बोली जाती है या समझी जाती है तो वह राष्ट्रभाषा बन जाती है। दूसरे शब्दों में वह भाषा जो देश के अधिकतर निवासियों द्वारा प्रयोग में लाई जाती है राष्ट्रभाषा कहलाती है। सभी देशों की अपनी अपनी राष्ट्रभाषा होती है, जैसे अमेरिका की अंग्रेजी, चीन की चीनी, जापान की जापानी, रूस की रूसी, भारत की हिंदी, ये यहाँ की प्रमुख राष्ट्रभाषाएं होती हैं। ठीक है, फिर हमारी राजभाषा क्या होती है? ठीक है, राजभाषा क्या होती है कि जिस भाषा में सरकार के कार्यों का निष्पादन होता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। कुछ लोग राजभाषा और राष्ट्रभाषा में अंतर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, लेकिन दोनों के अर्थ अलग अलग होते हैं। राष्ट्रभाषा सारे देश के लोगों के द्वारा बोली जाती वह संपर्क भाषा होती है, जबकि राजभाषा केवल सरकार के काम काज की भाषा होती है, जो भारत के संविधान के अनुसार जो है तो सरकार की राजभाषा होती है। ठीक है, भारत के संविधान के अनुसार हिंदी संघ सरकार की राजभाषा है। राज्य सरकार की अपनी अपनी राजभाषाएं होती हैं। जो हमारी जो हिंदी है वह भारत की राजभाषा है, जबकि हर राज्य की अपनी अपनी एक अलग राजभाषाएं होती हैं, जैसे महाराष्ट्र की मराठी, गुजरात की गुजराती इत्यादि। राजभाषा वह भाषा जो देश के कार्यालयों, राजकाज में प्रयोग की जाती है, राजभाषा कहलाती है। जब भाषा व्यापक शक्ति ग्रहण कर लेती है तब आगे चलकर राजनीतिक, सामाजिक शक्ति के आधार पर राजभाषा या राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है। ठीक है, जब एक राजभाषा का जब व्यापक रूप बन जाता है जिससे वहाँ की राजनीतिक पार्टी या फिर जो देश में एक भावनात्मक एकता बढ़ जाती है तो उसे हम राष्ट्रभाषा जो है तो राष्ट्रभाषा का स्थान पा लेती है। ऐसी भाषा सभी सीमाओं को लांघकर अधिक व्यापक विस्तृत क्षेत्र में विचार विनिमय का साधन बनकर सारे देश की भावनात्मक एकता में सहायक होती है। भारत में 15 विकसित भाषाएं हैं, पर हमारे देश में क्या होता है कि राष्ट्रीय नेताओं ने हिंदी भाषा को राजभाषा का गौरव प्रदान किया है। भारत की राजभाषा अंग्रेजी तथा हिंदी दोनों है। ठीक है, बात करें आगे संपर्क भाषा। तो अनेक भाषाओं के अस्तित्व के बावजूद जिस विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति, राज्य तथा देश विदेश के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है, ऐसी भाषा को हम संपर्क भाषा कहते हैं। आज भारत में संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी प्रतिष्ठित होती जा रही है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित है। प्राचीन भाषाओं की बात करें तो संस्कृत, पाली और जो प्राकृत है ये हमारी प्राचीन भाषाएं हैं। ठीक है, विदेशी भाषाओं की बात करें तो जो विदेशी भाषाएं हैं अंग्रेजी, अरबी, फारसी, ये हमारी विदेशी भाषाएं हैं। तो आई होप साथियों, मैं आशा करता हूँ सेशन आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए। आज के इस टॉपिक में हमने जाना राजभाषा, बोली, मानक भाषा, राष्ट्रभाषा, संपर्क भाषा, प्राकृत भाषा, प्राचीन भाषा, विदेशी भाषा। आज हमने भाषा के कई रूपों और उनके प्रकारों के बारे में चर्चा की है। अगली टॉपिक में हम बात करेंगे हिंदी की संवैधानिक स्थिति। ठीक है, अन्य भाषाओं के रूप में बात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।